नरेश मीणा ने एक बयान दिया। कौन है नरेश मीणा? पहले तो आप ये, मैं माफी चाहूंगा, फौजी आदमी हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं ये। हनुमान बेनीवाल कल संसद में बोल रहे थे, सुनिएगा सर। उन्होंने कहा कि अरे भैया ये सिंदूर नाम क्यों रखा है? सिंदूर का मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान की मांग में आप लोगों ने सिंदूर भर दिया है। सिंदूर का मजाक आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं उड़ाना चाहिए। इस मान सम्मान के लिए नाम सिंदूर रखा था, न कि आप जैसे व्यक्ति। सर आप राजस्थान से, और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की खूब पॉपुलैरिटी। तो क्या हो गया? गला काट देगा कोई किसी का? वीर माताओं के लिए अपमान करोगे? थे क्या है? एमपी है, एमएलए है, क्या है? अभी कुछ या आप उसकी बात कर रहे हैं जो एक जेल में घूम रहा है व्यक्ति? सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। पहली बात तो नरेश मीणा जी, आपको अधिकार नहीं है एक जाति, मेरी जाति के लिए कोई गलत अपशब्द बोलने का। और जानते भी हो गुजर कौन है, मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं, मैं खुद बिरला साहब का प्रशंसक हूं। तो फिर तो आप उनकी तारीफ करेंगे। सोनिया जी, वोट देना कौन कर रहा है? आप जो कह रहे हैं कि भाई जो उसको वोट दे रहा है वो क्या है, क्या बोला शब्द में? ना। और आप याद रखें, अगर आप किसी व्यक्ति के समर्थन में ऐसा कह रहे हैं तो गुर्जर समाज किसी के बाप की बपोती नहीं है। क्योंकि समाज पर आ गए हैं तो आपसे खुल के बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं इस उम्र में खुल के नहीं बात करूंगा, अगर आज भी मैं स्वार्थी रहूंगा, क्या बात? तो धिक्कार है। अब राजस्थान में, जब आप राजस्थान में गुजरों का इतना गिनवा रहे हैं, तो एक बात बताइए ना, क्या कभी नहीं चाहेंगे, आप भी तो गुजरे, क्या कभी नहीं चाहेंगे कि भैया हमारे गुजरों का भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए? सर सचिन गहलोत साहब जैसा व्यक्ति सीएम बन जाए या कोई वो लीड करे तो राजस्थान में भविष्य है। पर गहलोत साहब ने जो अच्छे काम किए मैंने गिनाया। मैं सैनिक की बात कर रहा हूं, ऐतिहासिक काम। देश के जवानों से है देश की शान, देश के जवानों से है देश का मान, और हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। आज जानते हैं मैंने ऐसी शुरुआत क्यों की है? क्योंकि भैया आज जो हमारे साथ हैं वो आर्मी मैन हैं, और इसीलिए मुझे आज हिंदुस्तान का नाम पहले लेना पड़ा ताकि उनको खुशी मिल जाए, वो थोड़े प्रसन्न हो जाए। मैं आपको आज जिनसे मिलवाने जा रही हूँ, आर्मी मैन कर्नल देव आनंद गुर्जर इनका नाम है। और इनको देखिए सेना में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि काम ऐसे किए हैं भैया, लोहा मरोड़ के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे जैसे आप इनको सुनते जाएंगे, क्योंकि पॉपुलर है सर हमारे, तो आप अच्छे से इनको जानते तो होंगे, पर जैसे जैसे सुनते जाएंगे और ज्यादा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोलते सर हमारे थोड़ा बोलते नहीं है, माफ कीजिएगा, दहाड़ते हैं सर हमारे। तो आइए थोड़ा अब उन्हीं को सुनते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू। और बेहद खुशी है कि आपसे मिलने का मौका हम सबको। नहीं सोनिया जी, आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस दर्शकों से बीच में मेरे विचार रखने का। जी अच्छा, कर्नल साहब से आज हम कैसी कैसी बातें करेंगे वो सब आप सुनिएगा, क्योंकि हर मुद्दे पर हम आज सर से बात करेंगे। सर पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है। सर पहला सवाल ही ऐसे करते हैं, क्योंकि संसद में जो चल रहा है, मंदिर कहते हैं उसको, उसी पर चर्चा करते हैं। सर सब कह रहे हैं कि पहलगाम के दो टॉपिक, सर जो पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें दो बातें निकल के आती हैं। ये सवाल सर अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, आप ही खत्म कर सकते हैं। बताइए जरा, पहला सवाल कि पहलगाम में जो हमला हुआ भैया वो हो कैसे गया बॉर्डर से इतना दूर, और वो आतंकवादी घुस कैसे गए, पहला सवाल है ना। और दूसरा सवाल, घुसे तो घुसे पर वापस गए कैसे? सबसे पहले जो आपने सवाल किया पहलगाम का लेकर के कि घुसे कैसे, मुझे दुख ये है कि जो पूछने वाले व्यक्ति हैं उनसे इस सवाल का जवाब लेना चाहिए कि घुसे कैसे। क्यों 70 साल तो तुम ही बैठे थे वहां, और कोई आज थोड़ी घुस रहे हैं। मैं सोनिया जी आपको बता सकता हूं 2002 में जब मैं रीजनेबली सीनियर ऑफिसर हुआ करता था सेना में, उस समय तक बॉर्डर पे फेंस नहीं हुआ करती थी, लोग आगे पीछे जाया करते थे पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर। तो जो ये सवाल पूछ रहे हैं घुसे कैसे, मैं मानता हूं उनको पता है वो घुसे कैसे, इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके राज में बहुत घुसते थे, भर भर के गाड़ियां आती थी। ये पहला सवाल का जवाब। अब नागरिकों के लिए मैं यही बता सकता हूं कि आप बिल्कुल, हमारा अधिकार है आपका कि सरकार से सवाल करना कि भाई कैसे घुसे, पर जो लोग भी बॉर्डर एरिया में रहते हैं या जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की भी बड़ी विचित्र कहानी है। मैं डेविएट हो जाऊंगा, इसलिए मैं आपके सवाल का तो मैंने जवाब दे दिया। अब लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता है किसने नाम दिया था? जो लोग सवाल कर रहे हैं ना आज पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जो सवाल कर रहे हैं कि कैसे घुसे,
पहले उनसे सवाल मैं पूछना चाहूंगा, सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल आपने क्यों किया? क्यों किया? कोई जवाब नहीं आपके पास। क्योंकि आप खुद लोग गलत हैं। आप खुद ने देश के टुकड़े करवाए हैं। देश में आपने ही ये जो हालात हैं, जहां कश्मीर में प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जहां कश्मीर के अंदर 47 में ही हिसाब किताब बराबर कर लेना था, उसी समय पीओके ले लेना था, उसी समय सेना को नहीं रोकना था। उसी के बाद जब चीन का दौरा आया, तो जब चीन सड़क बना करके अक्साई चिन में आ रहा था, तो वही लोग कहते थे वहां तो बाल भी नहीं उगता है, तो क्या करना है। ये सवाल के जवाब पूछने वालों की मंशा पे मुझे शक है। मैं सैनिक हूं और आपसे नागरिकों से एक ही बात कह सकता हूं, कभी ठंड के मौसम में देखा है -40 क्या होता है? अरे राजस्थान में 17 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर होने पे रजाई, हीटर, पता नहीं क्या क्या लेके कितने लोग मर जाते हैं। हाँ, रजाई लेके सोते हैं ना। तो अब आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज घर के बाहर निकलो। कल बारिश बहुत तेज आई थी, कितनों ने घर के बाहर बहते नाले के आगे देख पाए थे? तो ये सवाल नहीं करने चाहिए। हमें भरोसा रखना चाहिए हमारे तंत्र पे, क्योंकि जो बेस्ट है भारत का, वही तो आपने सेलेक्ट करके सेना में भेजा है। उससे बेहतर है तो लिया हो कहीं चांद से आप। तो जो लोग जो हमारे लिए बलिदान कर रहे हैं, आपके लिए रात भर वो जगते हैं -20 -30 में, वो खड़ा है, बर्फ गिर रही है, दिखने को 2 मीटर नहीं दिखता है। तो बस इतना ही कह सकता हूं, सेना पे भरोसा रखें, बिकॉज दे आर आवर बेस्ट एंड एनीवे दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सवाल उचित नहीं है, बिल्कुल ये हमारे सैनिकों का अपमान है। आपने जिम्मेवारी दी और जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मैं तो सेना का हिस्सा नहीं हूं, पर इतना ही है, घर से बाहर खराब मौसम में या बाढ़ में निकल के देखिएगा, या -10 में निकल के देखिएगा, या -51 में पेड़ के नीचे ड्यूटी दे के देखिएगा। और सैनिक पैसे के लिए नौकरी नहीं करता है भाई, वो अपने भारत माता से प्यार करता है। इसलिए उन कठिनाइयों में पैसे से क्या होता है, कोई तनख्वाह को ज्यादा देते हो क्या देश में फौजी को? अरे फौजी से ज्यादा, मैं रिटायर हो गया 35 साल नौकरी करने के बाद, आज पेंशन पे है, मेरे पास क्या है। पर बाकी नौकरियों से जो रिटायर होते हैं, वो अपना अपने हिसाब से अपना जीवन का मूल्य निर्धारित करते हैं। तो सैनिक पे सवाल मैं आग्रह करता हूं नहीं उठाना। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी बातों से, क्योंकि सर बोलेंगे और जवाब ऐसा तगड़ा देंगे, सर पहले ही मैं पूछ लेती हूँ। हनुमान बेनीवाल कल संसद में बोल रहे थे, सुनिएगा सर। उन्होंने कहा कि अरे भैया, ये सिंदूर नाम क्यों रखा है? सिंदूर का मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान की मांग में आप लोगों ने सिंदूर भर दिया है, और सिंदूर भर दिया है तो वो अब आपकी लुगाई हो गई, तो लुगाई को विदा करके लेकर आओ, मतलब पीओके लेकर आओ। सर सब उनकी तारीफ कर रहे हैं सर ट्विटर पर। हनुमान बेनीवाल साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? आप परिचित मेरे से, मैं आपसे परिचित। आप हमारे छोटे भाई के पद पर मैं मानता हूं आपको। सिंदूर का मजाक आप राजनीतिक व्यक्तियां नहीं उड़ाना चाहिए। सिंदूर भारत की आत्मा है, हर व्यक्ति की, सनातनी की माँ, बहन, बेटी और हर देवीय रूप का प्रतीक है। ऐसा नहीं करो आप। सर उनकी बात तो ठीक है ना, वो कहना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं। मैं उस बात पे आ जाता हूं। सिंदूर पाकिस्तान पे और ऐसे निर्जल लोगों पे क्या आप सिंदूर डालना चाहते हैं? तो मैं कहता हूं फिर आपको भी भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अरे सिंदूर हमारा स्वाभिमान है। सिंदूर उन माताओं के नाम पे रखा गया है, आपको पता भी नहीं है। देशवासियों, सिंदूर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो सैनिक अपना बलिदान देता है सेना में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए, उसके पीछे जो उसकी मां, बहन, बेटी, जो हमारी वीरांगना कहते हैं, वो अपना सिंदूर बलिदान करके सिंदूर का सम्मान रखती है, क्योंकि उसका बलिदान उस सैनिक से ज्यादा है। इस मान सम्मान के लिए नाम सिंदूर रखा था, न कि आप जैसे व्यक्ति उस सैनिक और उस वीरांगना का मजाक उड़ाओ। कृपया नहीं करें। आप बड़े आज के दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर हमारी भावना से खिलवाड़ नहीं करें। वो वीरांगना आपको कभी माफ नहीं करेगी, जिसने अपना सिंदूर का बलिदान दिया, और वो आज भी सिंदूर धारण रखती है। वो विधवा नहीं होती है सैनिक की पत्नी कभी। अजर अमर होता है सैनिक, और वो माता और वो वीरांगना सिंदूर धारण रखती है, और उसका अपमान करके उन पाकिस्तान वालों के सर में डालने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। आप कहना चाहते हैं पीओके क्यों नहीं लिया, पाकिस्तान क्यों नहीं लिया? आपको ज्ञान नहीं है पीओके पाकिस्तान किसका नाम है।
पीओके लेना था 47 में जिन लोगों ने दिया उनके साथ आप मुझे खड़े नजर आ रहे हैं। 62 में जिन्होंने हमारे 32,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्साई चीन का एरिया जिन्होंने लिया, वो आज सवाल पूछते हैं चीन कैसे घुसा, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। वो आपका अधिकार क्षेत्र है, हर नागरिक को अधिकार है चाहे जहां, पर सिंदूर का अपमान नहीं करें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और नागरिकों इस सिंदूर का मजाक करना बंद कर दो, क्यों वैसे भी इस भारत में उन वीर माताओं का अपमान आज भी होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। ये मेरे साथ वीर माता बैठी है, आपको दुख होगा, हिंदुस्तान के इतने वर्ष बीत गए। आपको पता है जब किसी भी सरकारी नौकरी में किसी की भी मौत होती है तो सरकार उस डिपार्टमेंट में उसकी विधवा को और उसके बच्चे को नौकरी देती है कि नहीं देती है? आपको पता है आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट धोखा करती है उन वीर माताओं के साथ। कोई कानून नहीं है। इस कानून के लिए दुहाई मांगता रहता हूं, मोदी जी आपसे भी आग्रह करता रहता हूं। बिल्कुल। क्या भारत की पार्लियामेंट को उस मजाक करने की बजाय इन राजनेताओं को सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हो? अरे हिम्मत है और कुछ दर्द है इस भारत माता के लिए, तो उन वीरांगनाओं के लिए किसी भी कारण उसकी मौत हो जाए नौकरी के दौरान, क्योंकि वो तुम्हारे वोट नहीं डालता, तो आपको लगता है अनुमान उनके लिए आपको मांग उठानी चाहिए पार्लियामेंट में कि उनके लिए कानून बने, उन वीर माताओं को नौकरी कम से कम दी जाए और केंद्र सरकार दे, ऐसा मेरा आग्रह है। बिल्कुल। पर सुनिए सर, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं ये। बेनीवाल साहब राजनीति बंद कर दो। सर आप सुनिएगा, आप देखिए वीर माता का मजाक नहीं होगा। बिल्कुल। आपको पार्लियामेंट में जो कहना है कहो। बिल्कुल। मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपको जानता हूं। सर आप राजस्थान से हैं और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की खूब पॉपुलैरिटी है। तो क्या हो गया, गला काट देगा कोई किसी का? वीर माताओं के लिए अपमान करोगे? कोई अपमान नहीं कर सकता, और आप कर रहे हैं तो दोषी हैं। मेरे जैसे व्यक्ति का सम्मान नहीं मिलेगा आपको कभी। सर कर्नल है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे। नहीं, आपसे भी आग्रह है, अगर आप हमारे वीर माताओं का सम्मान करने वालों का अगर किसी को ऐसा कहेंगे, बड़ा बनाएंगे, मैं माफी चाहूंगा, मुझे इजाजत दें, मुझे यहां बैठने का शौक नहीं है। वीर माता और सिंदूर का अपमान कोई नहीं कर सकता। क्या बात बोली। आप समर्थन करते हैं वीर माता का अपमान करे कोई? बिल्कुल कोई नहीं करता। वो लड़की जिसने अपना पति खोया है फौज में, यह हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जानता हो किन कठिनाइयों से परिस्थिति में, और ये राजनीतिक व्यक्ति जो हम बातें कर रहे हैं, 75 वर्ष बीत गए, आज तक कानून नहीं बना पाए। ये पार्लियामेंट में बकवास कर रहे हैं पता नहीं किन किन की। एक ने भी नहीं बोला मोदी जी कानून बनाओ, जहां पे जो वीर माताएं हैं उनके लिए सरकारी नौकरी का कानून बने, ना कि भीख मांगे किसी के पास। क्या बात बोली है सर, माफ कीजिएगा, एक बार आपको रोकूंगी। जो सर ने बात बोली आपने नोटिस किया, पूरी संसद में वो मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। कोई नहीं उठाता है। हर नौकरी में आप देते हो, हर डिपार्टमेंट में, सरकारी नौकरी में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी वीरांगना को, उसकी विधवा पत्नी को, तो फौज में ऐसा मजाक क्यों? क्या बात। कानून बनाइए, बातों से नहीं। ये सब धोखा करते हैं। आज तक कानून नहीं है, और यहीं पर मैं धन्यवाद दूंगा गहलोत साहब का। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जिसने, गहलोत साहब ने इस मेरी मांग को, और लोगों ने भी उठाई होगी, कानून बनाया 2022 में, जिसमें कोई भी सैनिक किसी भी कारण, किसी भी परिस्थिति में उसकी मौत हो जाए तो उसको, परिवार को, आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। धन्यवाद आपका गहलोत साहब, अभिनंदन। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने कानून पारित किया। आज पहलगाम कर रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो। पहलगाम लड़ने वाला सैनिक तो लड़ रहा है, उसकी वीरांगना की तो बात उठाओ कोई। आपको चिंता है कितने हवाई जहाज टूट गए, क्या हवाई जहाज में बैठना है क्या? क्या हिंदुस्तान का नुकसान ही दिखता है तुमको? हिंदुस्तान का शौर्य नजर नहीं आता तुमको? क्या बात है। अरे शौर्य देखो, उस वीर माता को देखो, बिल्कुल, जो आज भी खड़ी है, तटस्थ है आपके साथ। बिल्कुल। और आप बातें कर रहे हो कितने हवाई जहाज गिरे। हमें ये बताओ, वोट अब हिंदुस्तान, मैं मानता हूं देश का नागरिक हर देख रहा है आपके करतूत। अच्छा सर, कृपया करो, हमारी वीरांगना का अपमान नहीं करो। बिल्कुल। अच्छा सर, उन्होंने एक और सिंदूर का बिल्कुल नहीं करो।
बिल्कुल सर। और उन्होंने एक और मुद्दा उठाया सर, मुद्दा ये था अग्निवीर। अब सुनिएगा सर जी, क्यों हमेशा अग्निवीर पर? आपने कहा कि अरे फौजी कोई पैसे कमाने थोड़े फौज में जाता बिल्कुल नहीं जाते, है ना, अपने फायदे के लिए फौज में कभी नहीं जाता है। नहीं जाते। तो सर अग्निवीर ठीक लगता है? देखिए सवाल ये है, क्योंकि उसके लिए भी मुद्दा मुद्दे उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है। मैंने कब बोला? उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? अग्निवीर का पर मुद्दा मेरे को बुरा ये लगता है जब अब वीर माताओं सिंदूर के नाम का मजाक उड़ा रहे हो यार। अग्निवीर का मुद्दा हनुमान बेनीवाल का ठीक लगता है सर? मुझे नहीं पता है उन्होंने क्या मुद्दा उठाया है। अब के बाद तो मुझे बात करने को भी मेरा मन नहीं कर रहा इनकी बातों से। क्या मुद्दा उठाया, आप मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, वो चाहते हैं कि अग्निवीर को खत्म किया जाए। खत्म किया जाए? क्यों, फौज में थे क्या वो? नहीं, फौज में थे क्या? या कोई या सर क्यों एक व्यक्ति बेचारा 3-4 साल एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मैंने क्या कहा? हिंदुस्तान में जो भी अधिकारी है, देखिए देशवासियों, मैं आपसे बात करता हूं, मैं किसी व्यक्ति से नहीं कर रहा हूं। देश के अंदर आपने सिस्टम बनाया कि भाई किसको अधिकारी बनाना है, किसको जवान बनाना है, किसको आईएएस बनाना है, किसको फॉरेस्ट बनाना है। सत्य है, देश का सिस्टम है, सही है। भारतीय सेना में जब सैनिक चला गया, वो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, ना किसी परिवार का सदस्य है, वो मां भारती का सपूत है, और उसका जो परिवार है वो उसके पीछे खड़ा है। राइट नाउ, अग्निवीर क्यों आया, क्यों नहीं आया, ये मुद्दा जब भारतीय सेना के सैन्य अधिकारियों ने, शीर्ष अधिकारियों ने आकर के उस पर बयान दे दिए, उसके बाद उचित नहीं होता है। हमारे बेस्ट है भाई वो। अगर आज के दिन मैं सेना में नहीं हूं ना, आज के दिन हमारे सेना के डीजीएमओ आके कोई बात कहते हैं, अरे वो कोई बाहर कोई सड़क चलते आदमी थोड़ी है। अरे ये लोग तो वो हैं राजनीतिक व्यक्ति जो हमारे चीफ को भी सड़क का गुंडा कहते हैं, और वो आज जीतते हैं इस हिंदुस्तान में। शर्म की बात। सड़क का गुंडा कहने वाला व्यक्ति चुनाव लड़के जीतता है। तो भैया देश आप तय करो, आपको अपने सैनिक में, आपके जनरल साहब में, आपके जो प्रतिनिधि हैं जो आपके लिए सेवाएं दे रहे हैं, उनकी बात पे विश्वास करोगे या आप उन लोगों के विश्वास पे करोगे जो सेना को छोटा दिखाना चाहते हैं, जो देश को बोना दिखाना चाहते हैं? बताओ किस पे विश्वास करना। मेरा यह मानना है, कोई भी मुद्दा हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, भारतीय सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा और वीर माताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस पर कोई नकारात्मक चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर करनी है सकारात्मक करो, और उसमें जो हमारे अधिकारी हैं वो जो बोले उनका हमें विश्वास रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल मेरा, क्योंकि सर गुर्जर समाज से आते हैं जी, तो गुर्जर समाज में अभी नरेश मीणा का एक बयान बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आपको तो द फैक्ट इंडिया न्यूज से कितनी बार बोला है हमने। नरेश मीणा ने एक बयान दिया। कौन है नरेश मीणा? पहले तो आप ये, मैं माफी चाहूंगा, फौजी आदमी हूं, कौन है नरेश मीणा? सर जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब क्या है, एमपी है, एमएलए है, क्या सर है? अभी कुछ या आप उसकी बात कर रहे हैं जो एक जेल में घूम रहा है व्यक्ति? सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने अखबार में देखा है भाई, एक व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल रखा है, ये वही व्यक्ति है जी। तो फिर उसकी मेरे से क्या पूछ रहे हैं? कोई लो, एक सैनिक हूं मैं जी, मेरे से उन लोगों की बातें करो जो राष्ट्र निर्माण की बात करें। पर सर सुनिए ना, हाँ। सर सुनिए ना, या गुजरों के लिए कोई बात है तो व्यक्ति बात किसी पद पर ना बैठा हो, पर एक पूरा समाज उसको ध्यान से सुनता हो, तो ये हमारा कर्तव्य अच्छा, बनता ओके, है। वो सामाजिक नेता है, कोई बात नहीं, पूछिए तो आप। उनको सब सुनते हैं सर। नहीं, और अच्छी आपका बात। समाज तो खास कर। तो मेरे समाज से क्या, उनका सर नाम ही अभी, नहीं है अरे तो गुजरों से क्या लेना नहीं देना है? नहीं सर, अभी क्या, यही बात मुझे आपको बतानी है, आप सुनिएगा ध्यान से। बताएं। अब क्या हो गया है, उन्होंने कहा कि जो ओम बिरला के साथ हैं वो तो नामर्द हैं गुजर, और जो, सुनिएगा सर, और जो प्रहलाद गुंजल का साथ जिन्होंने दिया वो अच्छे गुजर हैं, सच्चे गुजर हैं। ये बात उन्होंने बोली। किस वे में बोली? क्योंकि प्रहलाद गुंजल को वो अच्छा मानते हैं और उन्होंने सपोर्ट भी किया नरेश मीणा का जब वो जेल में हुआ करते थे। आपको क्या लगता है? क्योंकि गुजर समाज ये कह रहा है कि अरे नहीं भैया, हम तो नाराज नहीं है, हम तो नरेश मीणा के साथ हैं, वो बहुत अच्छे भैया हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। नहीं, आप गलत कह रही हैं। गुजर समाज उनके साथ हो ही नहीं सकता। जो गुजर को बुरा बोले उसके, मैं भी तो गुजर समाज का हिस्सा तभी हूं। आपसे पूछ रहे तो हो। सोनिया जी, जब मैं उसके साथ, मैं आपके सामने चैनल पे खड़ा कर रहा हूं, मैं साथ नहीं हूं, तो आप हमारे समाज को साथ नहीं खड़ा करें। पहली बात, दो आदमी इकट्ठे होकर के बात करें वो समाज नहीं होता है। जहां तक नरेश मीणा जी, आपने बताया सामाजिक व्यक्ति हैं, कोई कारण से जेल में है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, पर हमारे समाज के लिए वो ऐसा अगर उन्होंने अपशब्द बोला है, मैं इसकी बुरी बुरी, जिसको कहते हैं ना, जितनी कंडेम कर सकता हूं करना। पहली बात तो नरेश मीणा जी, आपको अधिकार नहीं है
एक जाति, मेरी जाति के लिए कोई गलत अपशब्द बोलने का। और जानते भी हो गुर्जर कौन है? क्या बात है। गुर्जर के बारे में जानना है तो उन मुगलों से पूछो जो हिंदुस्तान पे आक्रमण करने आए थे, 300 साल तक धरती पे कदम नहीं रखने दिया था। मीर भोज का नाम तो सुना होगा आपने, प्रतिहारों का नाम सुना होगा। और कश्मीर में जाइए, कश्मीर में जाइए, गुर्जर बकरवाल समुदाय आज भी है जिसके नाम से उग्रवादी थर थर कांपते हैं। जहां गुर्जर बकरवाल दिखता है वहां आतंकवादी नजर नहीं आता है। और मैं तो फौज में रहा हूं भाई। तो गुर्जरों के लिए पहली बात, अपशब्द आपने गलत बोला है। आपकी क्या मजबूरी है? क्योंकि आप जेल में बैठे हैं तो मैं समझ सकता हूं आप ये कहने के आदी होंगे, पर कृपया करें हमारे समाज के लिए, किसी भी अरे अच्छे व्यक्ति को शोभा देता है किसी दूसरे के लिए कहना। व्यक्ति बुरा हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, पर समाज कभी भी गलत नहीं हो सकता। समाज सबसे बड़ा, मेरा यह मानना है कि राष्ट्र सबसे सर्वोपरि होता है सोनिया जी। और राष्ट्र के बाद समाज आते हैं जो राष्ट्र निर्माण करते हैं, और आखिर पे पायदान पे आता है व्यक्ति। और व्यक्ति कभी भी समाज और राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं एक आज चर्चा में बैठा हूं और सारे देशवासी मेरी इस बात को देख रहे होंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, इसलिए मुझे आपके लिए कोई अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, ना मैं करूंगा आपसे। पर आपको यह अभद्र टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पे, और व्यक्तिगत अगर आपकी मानसिकता में कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर को दिखाइए, कृपया करें आप। सर थोड़ा सा आपको रोक जी आप रोकिए, पूरा पर रोकिए। सर पायलट साहब ने तो बोल दिया है कि सही कर रहे हैं। नरेश मीणा जो रैली वेली कर रहे हैं वो तो उनके थोड़ा थोड़ा सपोर्ट में है। पायलट साहब भी तो इसी देखिए, समाज से आते पहली बात है, उन्होंने जो कहा बिड़ला साहब को वोट देने वाला, मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं, मैं खुद बिड़ला साहब का प्रशंसक हूं। तो फिर तो आप उनकी तारीफ करेंगे। नहीं नहीं, तारीफ सुनिए सुनिए, प्रशंसक क्यों? जी कारण है उसका, बताइए। मैं कारण बताता हूं। वो आज के दिन जो भी चुनाव के अंदर होता है, मेरा वोट देना अधिकार है कि नहीं? आपका वोट देना अधिकार है, तो आप मुझे डरा क्यों रहे हैं कि मैं वोट उसको नहीं दूं? आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी थोड़ी है। सोनिया जी, वोट तो देना कौन कर रहा है गुंडागर्दी? आप जो कह रहे हैं कि भाई जो उसको वोट दे रहा है वो क्या है, क्या बोला शब्द में? नामर्द। अरे भाई, मर्द और नामर्द का फैसला भाई साहब हम ना करें। हम सभ्य समाज में रहते हैं, और गुर्जर समाज तो वैसे भी वीर गुर्जर लगता है इसके पीछे। लगता है कि नहीं लगता है? किसी के पीछे वीर नहीं लगता है। और वीर गुर्जर को इस तरह से बोलना, और ये देखिए मुझे लगता है साजिश है उन लोगों की जो गुर्जर समाज से खुश नहीं है। हो सकता है उसमें हमारे समाज के भी लोग शामिल हो, क्योंकि वो गुर्जरों की ताकत को जानते हैं। और गुर्जर कोई गुर्जर से कुछ ताना बाना, ये राजनीति बड़ा गंदा खेल है जी। पर मैं तो ये कहता हूँ समाज कभी बुरा नहीं हो सकता। और समाज मर्द है कि ना मर्द है, मैं नहीं नहीं नहीं, छी छी, ऐसी गंदी टिप मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कोई व्यक्तिगत आपकी नाराजगी है तो बैठ के बात करो, और फिर गुर्जर आपको बता देंगे गुर्जर क्या है वो आपको पता। और दो चार हमारे ही गुर्जरों के आप समर्थन लेकर के समाज को अभद्र बोलेंगे तो मैं मानता हूं उचित नहीं है, कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब इंसान को ही नहीं करना चाहिए। आप तो जैसा आप बता रहे राजनेता हैं, पता नहीं कौन सी पार्टी से हैं जी, पहले कांग्रेस से हुआ करते थे। ठीक है, वो देखो वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है, वो चाहे सो करे। पर हमारे समाज को अभद्र बोलना बिल्कुल अनुचित है। और आप याद रखें, अगर आप किसी व्यक्ति के समर्थन में ऐसा कह रहे हैं तो गुर्जर समाज किसी के बाप की बपोती नहीं है। बिल्कुल। चलिए सर, मैं तो सेवक हूं गुर्जर समाज का भाई। मैं तो सबसे नीचे पायदान पे लेटा हूं, मेरे से ऊपर तो पूरा समाज के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने समाज के लिए। हमारा तो जीवन मैं तो मानता हूं सामान्य से भी नीचे, क्योंकि सामान्य गुर्जर भी देश के लिए बड़ी कुर्बानियां देता है। गुर्जर बकरवाल देख लो कश्मीर में, राजस्थान में देख लो आप, कैप्टन गुर्जर साहब हैं करौली के, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर? यस सर, दुनिया का सबसे परमवीर चक्र कमल राम गुर्जर। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है राजनीतिक व्यक्ति क्या चर्चा करते हैं। अरे भाई मीना जी, ये चर्चा करो ना
कि गुर्जर समाज वो है जिसने कैप्टन कमल राम गुर्जर, उस गुर्जरी ने उसको जन्म दिया राजस्थान की धरती से, करौली की धरती से, जिसने करीब 17 साल की आयु में विक्टोरिया क्रॉस पदक जीता, और जीता ही नहीं, अंग्रेजों का राजा, वो जो किंग कौन सा होता था, वो खुद उसके पास चल के गया गले में उसको सम्मान देने। सर ये तो माफ कीजिएगा, हमारे राजनेताओं को पता भी नहीं होगा जो आपने तो मैं वही तो कह रहा हूं जी। भाई साहब, मीना साहब ऐसे गुणगान करो यार जी। ऐसे नहीं करो। जी। हम मर्द हैं कि ना मर्द हैं, छोड़ो। जी बिल्कुल। अच्छा सर छोड़ो। सुनिए, क्योंकि बात बड़ी लंबी जा रही है, आप सर से बात करें तो भैया आपको पूरी बातें सुननी पड़ेंगी। सर सुनिए, क्योंकि समाज पर आ गए हैं तो आपसे खुल के बात कर सकती हूँ? मैं चाहता हूं, ठीक है। अगर तो, मैं इस उम्र में खुल के नहीं बात करूंगा, अगर आज भी मैं स्वार्थी रहूंगा क्या बात, तो धिक्कार है जी। और डरता रहूंगा। भगवान मुझे कल ही उठा ले अगर मैं मेरे समाज या देश के लिए कोई गलत काम बोलूं तो। अरे नहीं सर, आपकी गलतियों का इंसान पुलिंदा होता है, जी। बट अभी तो स्वीकार करना चाहिए हमारे। तो कर्नल साहब से बात करने का मजा आ पाएगा, क्योंकि हम खुलकर उनसे बात करेंगे और खुलकर जवाब देंगे। सर क्योंकि समाज पर हम आ गए तो याद आ गई एक राजनेता की। अगर गुर्जर समाज की राजस्थान में तो बात की जाती है तो पॉपुलैरिटी में सर एक ही आदमी जो बहुत जाना जाता है। हाँ मैं जानता हूँ, गोविंद सिंह गुर्जर है। नहीं सर वो तो है ही, तो फिर और राजनेताओं की बात करें तो वो राजनेता थे, गवर्नर थे, वो हमारे बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, और दुर्भाग्य मतलब आप राजनीति से नहीं जोड़िए, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। पर सर कांग्रेस के और भी कोई बहुत बड़े नेता हैं? नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता आज के दिन राजस्थान में उस कद के कोई भी व्यक्ति हैं जो हमारे समाज के हित सबसे बड़े और नहीं देखिए, सबसे बड़े तो आप जिनके प्रशंसक हो सकते हैं, आपके नजरिए में बड़े होंगे, पर मोटे तौर पे मुझे, क्योंकि देखिए गुर्जरों का मैं क्यों कह रहा हूं, राजस्थान वो प्रदेश है भाइयों जहां पर इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर रहते हैं। राजस्थान वो प्रदेश है जहां पन्ना धाय जैसी माता ने जन्म लिया था। राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर विक्टोरिया क्रॉस कमल राम जैसों ने बलिदान दिया अपना देश के लिए। सुनिए ना, सुनिए, अब राजस्थान में जब आप राजस्थान में गुर्जरों का इतना गिनवा रहे हैं तो एक बात बताइए ना, क्या कभी नहीं चाहेंगे, आप भी तो गुर्जर हैं, क्या कभी नहीं चाहेंगे कि भैया हमारे गुर्जरों का भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री चाहूंगा, पर मैं राजनेता तो हूं नहीं। चाहते क्या है ये बताइए, चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो भी मुख्यमंत्री हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या प्रधानमंत्री हो, सबसे वरिष्ठ और समझ वाले व्यक्ति हो, कोई चाहे भी हो, किसी जात के हो, चाहे किसी के हो। नहीं बिल्कुल, मैं, क्योंकि देश ना अकेले हमारे समाज से नहीं चलता है। अरे हम हिस्से हैं इस देश के। आप अगर कल प्रधानमंत्री बने, मुझे क्या शिकायत होनी चाहिए? आप काबिल होंगे, बनेंगे, और क्यों नहीं बनना चाहिए? ये जो जाति का जो टैग आजकल ये राजनीतिक लोगों ने लगाया है, कोई भी हिंदुस्तानी अपने अपने जाति, धर्म, अपने परिवार को देश से बड़ा नहीं मानता है। मैंने नहीं देखा है आज तक, मैंने नहीं देखा है। हाँ कुछ हो सकते हैं जो उनका भगवान। बाहर विदेश में जाकर आप ये थोड़े बोलेंगे कि मैं गुर्जर हूँ, ब्राह्मण हूँ, जाट हूँ, आप बोलते हैं कि मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी, भारतीय हूँ। और देखिए, आपने पूछा सीएम, अरे कोई जाति का सीएम थोड़ी ले रहे हो आप, प्रदेश का ले रहे हो। प्रदेश में ताना बाना हमारे सर, पर अगर गुर्जरों में कोई एबल है, आपको लगता है कोई लायक, बता रही हूँ, तो बनना चाहिए ना? नहीं, अरे होगा तो बनेगा, मेरे कहने की क्या जरूरत है? आज तक तो हुआ नहीं, आज तक तो हुआ नहीं, और आगे भविष्य में होगा तो मैं कामना करता हूँ कोई भी बच्चा मेरे परिवार का भी कल सीएम बने, मैं मेरा सौभाग्य मानूंगा। जी अच्छा सर बता दीजिए फिर, अब बोल ही देती हूँ मैं भी थोड़ा ऐसे अलग घबरा क्यों रहे हो? नहीं मैं सवाल समझा नहीं। नहीं मेरी बात सुनिए, तो बताइए गुर्जर समाज में एक व्यक्ति है, एक मैं बता ही देती हूँ, वो एक नेता है। गुर्जर समाज में हमारे 15 करोड़ है भाई। सर आप बीच में ऐसे बोलते थे इसलिए ऐसा हो। सुनिए, तो वो नेताजी जो है उनको लव यू पायलट के नारे लगते हैं, सुनिएगा सर पूरी बात। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यार करते हैं आपके समाज। जो उनको प्यार करते हैं उनको अभिनंदन, और मैं भी प्यार करता हूं। तो प्यार करने का मतलब क्या बोलूं आप? सर वो एक्टिव है, सुनिए ना, 2028 के चुनाव, पूरी बात सुनिएगा, 2028 के चुनाव बड़ा लेट है आप जानते हैं, पर वो अभी से इतने एक्टिव हैं, मन में कामना भी है सीएम बनने की। अरे मैं बहुत बड़ा एक्टिव हूं तो क्या हुआ, मतलब रोज सेवा देता हूं ना। सर लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने, कई लोग चाहते हैं तो भाई उनकी भगवान आत्मा उनकी इच्छा को पूरी करे, लोग चाहेंगे वही होगा देश में जी। भाई राजनीति के जरिए से कैसे लगते हैं वो ये बता। राजनीति, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का कोई आने वाले कई सालों में देश में भविष्य है। सर सचिन गहलोत साहब जैसा व्यक्ति सीएम बन जाए या कोई वो लीड करे तो राजस्थान में भविष्य है, वरना मैं मानता हूं राजस्थान के अंदर देखिए आप, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है,
और मैं मानता हूं, लगता नहीं है मुझे कुछ, गहलोत साहब अगर नहीं आए तो फिर बीजेपी अगले 50 साल राज करेगी। मैं आज आपको बता दूं। सर, आप बहुत बड़ी बात बोल क्यों रहे बड़ी बोल रहा हूं? अरे भाई, क्या बुरा किया है आज? अच्छा, मैं तो कहता हूं, और जहां तक मैं राष्ट्रवादी बात कर रहा हूं, मैं मेरे राष्ट्र की चिंता कर रहा हूं। आप देखिए, मोदी जी की सरकार है, मेरे को तो मोदी जी से मिला भी नहीं, ना मुझे मिलना है भाइयों, ना मुझसे मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्या करना है मैंने? ना मेरे को नेता बनना, ना मेरे को चुनाव लड़ना, ये बातें अलग हैं। पर आप देखिए, देश के अंदर जिस समय पहलगांव की आपने थोड़ी देर बात छेड़ी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब ये मुझे शर्म आई कि लोग सिंदूर का मजाक उड़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, पाकिस्तान घुटने पे आया, 100 से ज्यादा उग्रवादी मारे, उनके 9 एयरफील्ड तबाह किए। कभी भी युद्ध के अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 315 किलोमीटर पे हमारी मिसाइल ने पाकिस्तान के अवैक्स को मारा, मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल सीमा पार की हमने, ये करने के लिए कि टेररिस्ट को हम माफ नहीं करेंगे। तो मैं तो ऐसी सरकार के साथ खड़ा रहूंगा कि नहीं खड़ा रहूंगा? जो सरकार, देखिए, पॉलिटिक्स में अच्छे काम होंगे तभी तो लोग वोट दे रहे हैं उनको, नहीं वोट क्यों देंगे? और राजनीतिक में ठीक है, उनका अधिकार है, जो चुनाव लड़े, गाली दे, मुझे उसमें नहीं है। पर मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है वो ही, और आज के दिन मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो राष्ट्र विरोधी है। और आज के युवा पीढ़ी है ना, आपकी पीढ़ी, आपसे बड़े बच्चे भी हैं, जो वो सब चाहते हैं हमारा देश सर्वोपरि रहे, भारत माता का नाम सदैव ऊंचा रहे, गरीब का भी भला हो। क्योंकि मैं तो जानता हूं ना, मैं तो मेरी पेंशन में जिंदा हूं भाई, मेरे पास राजनेताओं की तरह गाड़ियों कहां पैसे हैं, प्यार सम्मान दे रखा है, सैनिक के नाते जिंदे हैं। पर हमारे देश के अंदर जो युवा है और देश के अंदर जो नागरिक हैं बदल चुके हैं। पुराना जमाना गया, अब जब आप रैली करते जीत जाते, अब नहीं। अब लोग, भाई देखिए, जो राष्ट्र की उन्नति का काम करेगा, आपने कल पार्लियामेंट में बहस सुनी, वो जो क्या ऑपरेशन सिंदूर, मुझे शर्म आ रही थी सुनते हुए एक दो लोगों पे। कैसी बात? नहीं, देखिए, एक दो लोग कह रहे थे, एक व्यक्ति कह रहे थे, बहुत सारे सवाल, देखिए उनका अधिकार क्षेत्र है, पर मैं मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो महिमा मंडन में इतने पागल हो जाते हैं। महिमा मंडन जानते हैं आप? कि हवा में चढ़ा दो बंदे, अपना गुणगान, आप ही है मेरे परमात्मा, जबकि जानता है कि जिस दिन उसका काम निकल गया उस परमात्मा को गड्ढे में डाले। प्लीज जी। वो कहते हैं कि 2 फ्रंट वॉर, 2 हाफ फ्रंट वॉर, मिलिट्री मैटर था, इसलिए मैंने ध्यान से सुना जी। और इस 2 हाफ फ्रंट वॉर को कोई बड़े नेता थे, मैं ज्यादा नामों से परिचित नहीं हूं, न मैं होना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जो मैं मानता हूं, जो आदमी देश के लिए गलत बात करता है उसको नाम लेना ही बेकार है। वो कहने लगे, इस विचार को रखने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। भैया, आपको नमन, आपके चरण का है, मुझे बता दो। अरे कुछ तो शर्म करो यार। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा जब से भारतीय सेना 2.5 फ्रंट की बात कर रही है, और आपने तो 2 फ्रंट की कही। अरे चीन तो 62 से ही, मैं राहुल गांधी जी का जन्म मेरे ख्याल से 62 से पहले का तो नहीं है। नहीं है, तो 62 में ही 2 फ्रंट वॉर हो गया था। और ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये देश के बड़े गणमान्य, लाइक पार्लियामेंट में बैठे तो एमपी होंगे, वो कह रहे कि ये राहुल गांधी जी ने ये विचार रखा और आज पूरा देश मानता। भैया इतना झूठ मत बोलो, हमें दुख होता है। तो अब बताओ, ऐसे मान सम्मान, जबकि ये क्या चर्चा होनी चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर पे जब 16 घंटे या 18 घंटे चर्चा क्या होनी चाहिए कि भारतीय सेना ने कौन से वीरता के काम किए, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का क्या क्या नुकसान किया, भारत सरकार ने अपनी कौन कौन सी मांगे मनवाई, सैनिकों का नुकसान तो नहीं हुआ है, और हमारे शौर्य कितने पदक दिए गए हैं, हमें इससे क्या लाभ हुआ। ऐसी चर्चा नहीं, उनको एक ही, हमारे राहुल गांधी जी ने विचार रखे। झूठ। बिल्कुल। फिर दूसरी बात कहते हैं, मैं सुन रहा था, मैं क्योंकि शाम को जब एक डिबेट में चैनल पे फर्स्ट इंडिया पे था, मेरी चर्चा हो रही थी, तब भी मैं जो हमारे साथी डिबेट में थे, मैं उनको कह रहा था कि देखो भाई साहब, वो कह रहे पीओके नहीं लिया, पूरा देश चाहता था। अरे भाई, मैंने आपको बताया ना, जो पीओके लेने की बात कर रहे, देने वाले पूछ रहा पीओके लिया क्यों नहीं। पर भाई साहब पहले आप बताओ, आपने दिया क्यों? क्या बात है भाई, आपके पूर्वजों ने दिया ना,
तो दिया क्यों? अब लेने का सवाल पूछ रहे हो आज के, चिंता नहीं करो, भारतीय सेना जब तक है ना इस देश में, पीओके भी आएगा, क्या बात। देश की हर इंच भी आएगी, और इस मां भारती के लिए बलिदान होने वाले आने वाली पीढ़ियों में भी कोई कमी नहीं होगी। हम तो फिर भी इतने बेहतर नहीं थे, पर जो आज जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वो पीढ़ी भारत की युवा पीढ़ी है जिसने उस पाकिस्तान को घुटने पे लेके आए। मैं तो मानता हूं हम तो रिटायर हो चुके हैं, हम उन जितने काबिल नहीं थे, वरना हम पहले ही ले आते। मुझे फक्र है भारतीय सेना पर, आने वाली पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दो। बिल्कुल। अच्छा सर, हमारी बात वो पूरी नहीं हुई, आपने बताओ। ऐसे कैसे बोल दिया? आपने बोला कि गहलोत साहब की कितनी तारीफ आप करेंगे, पर सुनिए ना, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। पर लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अरे अशोक गहलोत जी तो भैया स्वार्थी हैं। सुनिएगा, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कहते हैं स्वार्थी हैं, खुद थे 3 बार बन गए, दूसरों को बनने नहीं दे रहे हैं। और सुनिए, सचिन पायलट के खिलाफ न जाने कितने षड्यंत्र उन्होंने रचे, और आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, सचिन पायलट साहब से मेरी कोई दुश्मनी नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और गहलोत साहब से भी मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं सामान्य नागरिक हूं भाई, मुझे क्यों इनके बीच में फंसा रहे हो? मैं नागरिक हूं, और मैं क्योंकि नागरिक, वरिष्ठ नागरिक कह सकते हैं आप, सीनियर सिटीजन में आता हूं अब, और सीनियर सिटीजन के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बात दोनों तरफ की रखूं, सही रखूं। गहलोत साहब का मैंने क्यों बोला? वो एकमात्र व्यक्ति है गुजरों के लिए। मैं आपको अब गुजरों की बात कर रहे हो कि आप पायलट साहब की बात लेके? मैंने कहा ना, पायलट साहब सम्मानित है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, और वो भी अपने चुनाव के मैदान में वो अपनी रणनीति अपनाते। भगवान उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए, मेरी तरफ से मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगा पायलट साहब को। अरे भाई क्यों नहीं दे, हमारे समाज के बच्चे हैं वो, और इस देश के नागरिक हैं। उनके पिताजी ने कुर्बानियां दी हैं, उनके माता जी भी बड़ी। बताइए बताइए। मैं सवाल का जवाब दे दूं पहले। बताइए। सवाल से आप मुझे ले गए कि गहलोत साहब स्वार्थी हैं। गहलोत साहब वो व्यक्ति हैं, मैं उनके पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं। कांग्रेस के साथ नहीं है सर? नहीं, मैं कतई नहीं हो सकता। जिस पार्टी ने देश के टुकड़े किए उसके साथ कतई नहीं हो सकता। कट्टर खिलाफी है? कट्टर नहीं, देखिए वो विचार के खिलाफ हूं, विचारधारा की सर। जिसने हमारे देश के टुकड़े किए भाई। 62 में चीन को पकड़ा दिया, और आज झूठ बोलते हैं। पर गहलोत साहब ने जो अच्छे काम किए मैंने गिनाया। मैं सैनिक की बात करता हूं, ऐतिहासिक काम किया उन्होंने। दूसरी नौकरियों की तर्ज पर जब कोई फौजी राजस्थान का मरता है किसी भी कारण, शहीद सबसे कंफ्यूज मत करो, उन्होंने राजस्थान में 2022 में कानून पारित करके आज राजस्थान की 600 हमारी माता बहन बेटियां, वो वीरांगनाएं जिनका सिंदूर सेना के दौरान चला गया था, पोछा नहीं है, चला गया दूसरी स्वर्ग की दुनिया में, उनके लिए उन्होंने कानून बना के नौकरी की, जिसके कारण 600 से ज्यादा वीरांगनाएं या उनके परिवार बच्चों को नौकरी मिल गई। बताओ, इस ऐतिहासिक काम के लिए एक सैनिक उनको नमन करे कि नहीं? क्या अशोक गहलोत जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं? अब सुनो, पहली बात। दूसरी बात, गुजरों की बात करता हूं। मैं तो कोई, मैंने कहा ना, इलेक्टोरल पॉलिटिशियन नहीं हूं, और न हो सकता हूं। इतने पैसे कहां है चुनाव के लिए? नहीं है। मुझे याद है श्री डूंगरगढ़ में एक हमारे मंदिर, भगवान देवनारायण जी के मंदिर के निर्माण को तोड़ दिया था किसी ने, एक दुष्कर्म किया था किसी अधिकारी ने। उस समय मैं मौजूद था। मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं, इंटरनेशनल गुर्जर महासभा, एक छोटा सा 5-10 मेरे जैसे लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठाते हैं, और हमारे पास किराया भी नहीं है दूसरे शहर जाने का, ठीक है, बड़े बड़े धनाढ्य नहीं है। वो मंदिर टूटा तो मेरे को वहां से बताया, तो मैंने बात की सरकार से, मैंने बात उठाई, मैंने कहा कि भाई हमें आपकी राजनीति में नहीं पड़ना है, श्री डूंगरगढ़ का जो मंदिर तोड़ा उसका पुनः निर्माण कराएं। मैं आपके चैनल पे यहां कह रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर पहला कभी टूटे हुए मंदिर का निर्माण सरकार ने करवाया हो, वो श्री डूंगरगढ़ भगवान देवनारायण का मंदिर है, और वो भी कोरोना काल में करवाया, वो गहलोत साहब ने करवाया। तो बोलो मैं उस आदमी को गलत कैसे बोलूं? सुनिएगा, गुजरो, पार्टी से हटके बात कर रहा हूं। तीसरी बात, आरक्षण को लेकर के गुजरों के साथ धोखा बहुत हुआ है। हमारे 72 भाइयों की बलिदान हुआ है, हमारे बच्चे थे। मैं इतना जरूर जानता हूं, अगर इस आरक्षण के पूरे कचरे के अंदर, कचरा बोलता हूं इसको मैं, कचरा, हमारे कौम के साथ सबने धोखा किया, उन गरीबों के साथ। अगर किसी एक व्यक्ति ने, जब सीएम थे,
अगर हमारे साथ नरमी बरती, मैं तो देख ही रहा था ना, मैं तो नौकरी करने वाला आदमी था, आज भी जब देखता हूं तो 1% जो भी एक बार मिला था कभी आरक्षण, गुजरों को कभी आरक्षण इतिहास में नहीं मिला। ओबीसी था, आज एमबीसी है। अगर गुजर को 1% आरक्षण दिया था कभी, वो एक गहलोत साहब। देखिए, मैं तथ्य पे बात कर रहा हूं, मेरे को चुनाव तो लड़ना नहीं, मुझे जीतना नहीं, मुझे कोई बनाएगा नहीं, पर मैं इस उम्र में आकर के सच्ची सर, बात आपको नहीं रखता हूं। लगता, माफ कीजिएगा, आपको नहीं लगता आप ही के समाज की बातें हो गई? बाकी तो देखिए कितने घोटाले किए हमारे, बोलते हैं कि ओ गहलोत सिंह, घोटाले, बिल्कुल कितने आप सही करें, पेपर लीक हुए। कांग्रेस पार्टी ने तो घोटाले घोटाले वो 47 से लेकर के किए हैं। मोदी जी नहीं आते तो डूब जाता देश। सर गहलोत जी के लिए नहीं बोलना चाहते, उन्हीं की अरे तो सरकार में हुआ, क्या, उन्हीं की सरकार में घोटाले हुए, उन्हीं की सरकार में पेपर लीक हुए सर। देखिए उन्हीं अगर की। उन्होंने गलत किया तो अब वो तो आप तय करेंगे, मेरे को तो देखो, मैं तो उस डिटेल अच्छा, नॉलेज आप नहीं सर रखता। देखिए, मैं कर्नल देखिए सर गुजरों अपने की उसमें बात करता बताते हूँ, हैं। तथ्यों पे मैं जब जानकारी तो सर हासिल इतना कर। बता दीजिए, क्या राजस्थान में गुजरों के लिए सबसे ज्यादा किसी ने किया तो वो आप मानते हैं कि अशोक गहलोत नहीं, मैं मुख्यमंत्री? ऐसा नहीं कभी कहूंगा। हम्म, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी भूमिका निभाई होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री तो सर वही नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के नहीं नहीं तौर नहीं, पर। नहीं, देखो, ऐसा ही है, मैं इसमें मुख्यमंत्री, क्योंकि मेरी इतनी समझ नहीं है ना इन चीजों की, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं फौजी आदमी हूँ, जी बिल्कुल। मेरी जितनी समझ है मुझे उतनी ही बात करनी चाहिए, मेरी मुद्दों की बात करनी चाहिए, और मैं आग्रह ही करता हूं सबसे। मैं तो, मेरे लिए गांव के सरपंच साहब भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, ना बन सकता। मैं तो मुद्दे लेकर के जब बात करता हूं, तो जब मैंने मुद्दा हमारे वीरांगनाओं के लिए उठाया, उन्होंने हमारी बात सुनी, तो मुझे तो ऐसा, मतलब धन्यवाद करना चाहिए ना। आप भी सहमत हैं, वीरांगनाओं के लिए कानून बनाया, आप भी चाहती हैं वीरांगनाओं के लिए इसी तरह दूसरे देश भी, प्रदेश भी बनाए कानून, चाहती है ना, पर आज तक किसी ने नहीं बनाया। आप भी चाहती हैं कि केंद्र सरकार कानून बनाए, पर नहीं बनाया। मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं ना, आज भी आग्रह कर रहा हूं, गहलोत साहब का एक काम था हमारी कौम के लिए, मैंने तो एक मंदिर का, हाँ मंदिर क्यों, हमारे जोधपुरिया देव धाम है, हाँ, कौन नहीं वो जानता? हमारे लिए सबसे बड़े इष्ट देव है, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गुजर वो सब जानते हैं, मैं हमारे जितने, मतलब छोटे मोटे, मतलब मैं तो कोई नेता तो हूं नहीं ना, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं कि मैं लोगों को बढ़ा साहब के, ने आपको छोटा मत बोला नहीं कीजिए, छोटा आप नहीं, कर्नल हैं। नहीं नहीं, कर्नल नौकर है देश का, मैं सरकार का सर नौकर हम रहा लोगों हूं की नहीं। सेवा। देखिए, फिर भी मैं एक नौकर हूं भारत माता का, हाँ, उसके तो सब है। और उस भारत माता का अगर पेंशन लेता हूं तो नौकर का ही अस्तित्व रहेगा मेरा। या तो लोग नौकरी की पेंशन लेना छोड़ दें तो नौकर नहीं, राजा कहलाएंगे। सुनिए, ये एक आर्मी मैन ये बोल सकता है, ध्यान से नहीं, सुनिए। सही बात है, मैं पेंशन लेता हूं जी तो माता का नौकर हूं ना, भारत माता का, बिल्कुल। तो मेरा नौकर तो मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। हाँ, अगर कोई झूठ बोलना चाहे, बड़ा बनना चाहे, तो वो तो कोई भी अपमान करे, पर मैं आपको बात बता रहा था जोधपुरिया की। जोधपुरी। मैं जोधपुरिया देवधाम जाता हूँ, पहली बार वहां जब गया तो हमारे हमारे एक एक बहुत गणमान्य व्यक्ति थे, गोरैया साहब, मेरे को जानते भी नहीं, मैं तो नया नया रिटायर हुआ, तो बोले सर आप हमारे कर्नल साहब में, मैंने आपको देखा। मैंने कहा अरे भाई साहब, तो मैं तो नीचे बैठ रहा था जोधपुरिया में, जाकर के उन्होंने मुझे पकड़ करके मंच पे ले गए। अब मुझे क्या पता सामाजिक जीवन क्या होता है, आज भी पूरी तरह पता नहीं है, आज भी पूरी तरह मैं समझ नहीं पाता हूँ। अब आज वहां पर जब मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा, बड़े व्यक्ति हो भाई, मैं जिस दिन गया तो सड़क पे, वो इतनी पतली सी सड़क, और 10 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ियां पार्क हो गई। 10 देखिए, किलो हाँ, मैंने देखा बारिश आ गई थी, अब महिलाएं भी उसमें थी, बच्चे भी थे, कोई यूरिनल की व्यवस्था नहीं थी, साइड में तार लगे हुए, बहुत तंग हुए। तो मेरे ख्याल आया कि थोड़े दिनों पहले मैं जोधपुर में पोस्टेड था, ग्रुप कमांडर, तो वहां एक अपना फोर्ट के ऊपर माता का मंदिर था, वहां भी एक स्टैम्पीड हुआ था, तो मेरे को वही ख्याल आया कि ये स्टैम्पीड हो सकता है, तो ये सड़क चौड़ी होनी चाहिए। बस मैंने कोई गलत सोचा क्या, आप बताओ? मैंने मेरे वहां बैठे मौजूद सारे साथियों से कहा कि देखो भाई, आप इतने बड़े लोग हैं, ये सड़क तो चौड़ी होनी चाहिए। आप मानो कि वो सड़क का निर्माण किसने करवाया? मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब मंदिर में, मेरे को उस मंदिर में छोटी मोटी जिम्मेवारी, क्या बोलते हैं, संरक्षक का पद दिया गया थोड़े दिन के लिए। मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं लोगों को, उतना जो भी दिया जी। तो मैं मेरी बात रखने लगा उस मंच के माध्यम से। तो मैंने कहा भाइयों, ये मंदिर की सड़क जरूर बननी चाहिए। अभी हमारे समाज का भोलापन देखो आप, मैं भोला कहता हूँ, सच्ची में वी आर द मोस्ट सिंपलेस्ट पीपल। बिल्कुल, ये बात सच है। मतलब मन
वो क्या खरबूजे से भी हमारा सॉफ्ट है, एक्चुअली है भाई। जी, किसी को आप भी बोले blame कर लेते हैं। हाँ, मतलब अब ये है सौभाग्य मेरा, मैं इस परिवार में, मैं गुर्जर समाज में पैदा हुआ हूँ। जी, उनकी शराफत देखो, एक राजनीतिक व्यक्ति उनको कहते हैं कर्नल साहब को बोलो सड़क की क्या जरूरत है। मैंने कहा रे भाई, सड़क बनेगी तो आराम से आएंगे, मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, आप तो राजनीति कर रहे हो। अब 4 आदमी इकट्ठे करके मेरा विरोध करवा रहे हैं, आपका अधिकार क्षेत्र है, डेमोक्रेसी में सब कुछ है। धन्यवाद, पिटाई नहीं की, सड़क की मांग कैसे रखी, ये विरोध हुआ। मैंने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि भाई इस चीज को उठाऊंगा, मीडिया में गया मैं, टोंक की बात है, 2-4 जो भी मेरे जैसे आप जैसे मिल जाते हैं जो टोंक की बात, प्रशंसक, वहां मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये अब आपकी बात सबके पास जाएगी, सब जानते हैं। तो मुझे मीडिया वाले जो बंधुवर थे कहने लगे, कर्नल साहब आप ही के तो मंत्री। हाँ सर, एक बार बैठे कि कब सर जहां से छोड़ा है टोंक से वहीं से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जोधपुर या देवधाम की। अब मैं तो सामान्य, मेरे को सड़क की चिंता हुई कि कभी स्टैम्पीड हो जाएगा। अब भोले वाले लोग हैं तो 2-4 किन्हीं ने तो भड़काया होगा उनको कि कर्नल साहब को बोलो कि सड़क की क्या जरूरत है। मैंने कहा यार आप ऐसा कहते हैं, पर मैं मानता हूँ सड़क की जरूरत है, फिर मैं परवाह नहीं करता हूँ। फिर भाई या तो सही चीज है, फिर मैंने कहा तुमको विरोध करना करो, तुम्हारा अधिकार है, मेरा अधिकार है आवाज उठाना। मैं टोंक के अंदर डाक बंगले में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर जो बात रखनी थी मैंने रखी। मैंने कहा ना कि एक बात ही तो रखनी है भाई, नागरिकों को पता तो लगना चाहिए कि हमारी डिमांड क्या है। मैंने जब बात रखी, धीरे धीरे बात फैलती चली गई। फिर भी हमारे लोग थोड़ा कहने लगे, नहीं सर कर्नल साहब आप फौजी हैं, आपको पता नहीं है दुनियादारी। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ भाई, मुझे क्या पता, 60 साल तो ऐसे ही हुए हैं मेरे, कोई बात नहीं। पर हाँ, फिर भी मैं मानता हूँ सड़क बनेगी। मैंने धरना दिया मंदिर के बाहर, जो मेरे साथी सुन रहे हैं उनको पता है जी। उस समय किसकी सरकार थी था सर? सरकार कांग्रेस की थी, मंत्री भी हमारे समाज के थे जी। जो कौन से मंत्री होते हैं जो सड़कों का निर्माण करते हैं। जी जी जी। हमारे प्रधान थे, हमारे सरपंच, सारे गुर्जर समाज के। मैंने कहा ना कितना भोला समाज, आप देखिए वो सड़क को बड़ी करना नहीं, समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक स्वार्थी लोग थे वो कह रहे थे सड़क नहीं बनेगी। वो जानते थे सड़क बन जाएगी तो फिर उनको पूछेगा कौन। तो मैंने कहा कि यार हम चिट्ठी लिखेंगे। हमने चिट्ठी लिखी, हमें ये कह करके मना कर दिया गया हमारे लोगों को। अब मैं वो यहां बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए वो ये कहलवाया गया कि सड़क की तो जरूरत है नहीं, पर मैं कहाँ चूकने वाला था, मैं भी फौजी आदमी, और मेरे कौम का सवाल था, भगवान के मंदिर का सवाल था, और मैं जानता था एक सड़क आज आवाज उठी है एक दिन जरूर। तो मैंने उनको बोला यार कभी तो सामाजिक सुधार को लेकर के लोगों ने, अपने लोगों को विरोध होता ही है, क्योंकि एक मानसिकता होती है। मैंने कहा कर लो बेटा, मैं फिर भी उठाऊंगा। और आप मानेंगे नहीं, मेरी वो पूरी चीज चलती रही। फिर एक दिन आया, गहलोत साहब चुनाव से पहले उसके लिए पैसे सैंक्शन किए, चुनाव से सड़क बनी। मैं थोड़े दिन पहले गया भगवान के मार्गदर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने, वो सड़क आज 4 लाइक डबल प्रॉपर है। अब बताओ ऐसी सड़क की मांग अगर कोई मेरी पूरी करे, आप जिन गुर्जर नेताओं की बात कर रहे हैं उन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की। सर मैं तो सचिन पायलट जी की बात कर रही नहीं नहीं, आपकी नहीं। देखिए मेरे लिए सचिन पायलट, मैंने कहा ना, जो भी हमारे समाज के ही तो हैं जी। हम चाहते हैं उनका राजनीतिक भविष्य बहुत बड़ा हो, पर मैं काम की बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे काम पूछे, मैंने काम गिनाए। मैं खुद कहता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है मेरा, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ मोदी जी सदैव उन्नति देश को और आगे ले जाए। और पर मैंने क्या कहा, काम हमारे किसने किए? गहलोत साहब ने किए भाई। मैंने 4 काम गिनाए और मैंने उन्हीं से आग्रह किया। हाँ, गहलोत साहब ने गलत भी किया हमारे साथ, वो सैनिकों का जातिगत आरक्षण करके। अच्छा, पर ठीक है, हर आदमी भाई वो पूरे प्रदेश की सोचते हैं, उनके पास 1000 मसले होंगे, पर हमारी कुछ बातें तो मानी, सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाया,
हमारी वीरांगनाओं को उन्होंने नौकरियां दी, और सर, गुजरों के एक- मेरा हमारा भगवान देवनारायण जी का श्री डूंगरगढ़ का मंदिर पुनः स्थापित किया। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल, वो सब काम आपने गिनाए। जी। सर एक एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? बिल्कुल सर। तो सर एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप समाज में इतने बीच में रहते हैं नहीं, ना, बिल्कुल रहता हूँ, इसमें हाँ, कोई दो राय नहीं। लोग भी आपको जानते हैं, आप भी लोगों को बिल्कुल बखूबी जानता जानते हूँ, हैं। बिल्कुल तो सर जानता बताइए, फिर गुर्जर समाज में गहलोत साहब को प्रेम करते हैं? आप तो करते हैं, आप तो उनके प्रशंसक हैं, क्या नहीं, बाकी भी प्रशंसक? देखो, प्रेम और प्रशंसा में फर्क है। तो प्रशंसक है क्या, ये बता दीजिए। प्रेम, जहां तक मेरा प्रेम ताल्लुक है, मेरा सचिन पायलट जी के लिए प्रेम है। हमारे समाज के बच्चे हैं, आपने प्रेम पूछा, पर काम गिराने की बारी आएगी। मैं गुजर के नाते आपने मुझसे पूछा, इसलिए मैंने जवाब दिया कि प्रेम है, क्योंकि मैं भी तो गुजर समाज का बच्चा हूं, पर उससे ज्यादा मैं भारत माता का पुत्र हूं। जब भारत माता की बात आएगी, प्रदेश की बात आएगी, तो जो काम करेगा उसी को तो कह सकते हैं। नहीं सर, इतना तो बता दीजिए, क्या गुर्जर समाज में प्रशंसक है उनके, हैं? गहलोत साहब के? हाँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हाँ प्लीज पूछिए। क्या कभी कोई राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बन सकता है बिना गुजर समाज के समर्थन के? एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बात तो बहुत बड़ी है और सही है। तो गुजरों ने वोट दिए होंगे तभी तो जीते होंगे। अब ये तो इसमें कांग्रेस को सर पायलट के नाम पर भी दे, आप 2018 सर सुने ना, मैं आपको बता देती हूँ, ओके, आप बोल मैं रहे हैं ना आपको बार सवाल, बार कि राजनीति से सोनिया मुझे इतना लेना देना नहीं, मैं नहीं, मेरे आपको को बता सच्ची में नहीं है। 2018 में जो चुनाव हुए थे, आपको बता देती हूँ, तो उसमें चेहरा सचिन पायलट का था, सब कहते थे अरे भैया हमारे पायलट साहब ओके, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको देखकर भी तो दे दिया, ऐसा भी तो अब हो सकता है। आपने सुना होगा, ऐसा मैंने नहीं सुना। मैंने जो सुना, जो मैंने देखा, देखिए मैं ज्यादा नहीं नहीं involved कोई हूं। बात नहीं। जब चुनाव जीत के आए, कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीती क्योंकि गुजरों ने वोट दिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आज बिल्कुल, मोदी जी बिल्कुल जीते भी। हैं तो भाई ऑब्वियसली नागरिक उनको वोट देते हैं। बिल्कुल। विपक्ष वाले जो चाहे चिल्लाते रहे हैं, तुम बेकार हो, रिजाइन करो, उनको उनकी औकात पता है। वैसे जब गहलोत साहब जीते होंगे तो गहलोत साहब के प्रशंसक तो रहे होंगे भाई, ऐसे कोई पार्टी को वोट नहीं देता है। नागरिकों में गुजरों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। 50 से 60 आपकी विधानसभा ऐसी है जहां गुजर नहीं वोट दें तो आप सरकार नहीं बना सकते, ये क्लियर है। तो देखिए, अरे पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, मुख्यमंत्री महोदय किसको मंत्री बनाते हैं, मैं मानता हूं पार्टी के क्षेत्र में छोड़ना चाहिए। मेरा एक सामान्य नागरिक का इसमें चर्चा पे रोल नहीं है। पर सर आप इनडायरेक्टली बोलना ये चाहते हैं कि हाँ भैया प्रशंसक तो हैं। हाँ, प्रशंसक है, क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूं प्रशंसक आपके भी हैं, आज के बाद जब आपकी बात सुन रहे होंगे हमारे समाज के लोग आपके प्रशंसक कैसे नहीं होंगे। प्रशंसक तो हर उस व्यक्ति के मिलेंगे जो समाज के अंदर रहता है, किसी का दायरा छोटा, किसी का बड़ा, किसी का और बड़ा, और गलतियां हम सबसे जीवन काल में होती हैं, जिसके कारण कुछ लोग आपका विरोध करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि आपके दुश्मन हैं, वो इसलिए होता है समझने में टाइम लगता है। मैं वही तो मीना जी को कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका, नरेश मीणा। नरेश जी को मैंने यही तो कहा है, मैं जी लगा रहा हूँ अभी भी उनके लिए, जबकि उन्होंने अपशब्द कहे हैं, उनको नहीं बोलने चाहिए। अरे भाई, अब गलत तो है, मैंने कहा ना, डॉक्टर को दिखाने में कोई बुराई नहीं है, पर किसी का अपमान, मैं उनका अपमान क्यों करूंगा, पर गलत है ये कभी भी धर्म और अधर्म और सत्य झूठ कभी एक नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, बात हमारी बड़ी लंबी थी, पर आपने कर्नल साहब को सुना है, कर्नल साहब की बातों से कितना आप वाकिफ हैं, कितनी उनकी बातें आपको सही लगती है, कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। और सुनिए, जय हिंद। क्यों सर? बिल्कुल, भारत माता की जय। थैंक यू। चलिए, ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।